हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का सेकेंड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। शानदार तरीके से मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा है लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सारा चीज़, या उसके चैप्टर्स के चीज़ों को हमने वहाँ डिस्कस करा है। हमने डिस्कस करा था उसमें डिमांड के बारे में, मीनिंग के बारे में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और उसके साथ साथ टाइप्स को भी, कितने टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट पार्ट में जो है वो हो रखा है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सब सारा चीज जो होगा वो आज हम लोग पार्ट सेकंड में कवर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है भाई इसमें। तो थोड़ा सा ये चीज़ अगर आप लोग देख लीजिएगा, 30 मिनट का वीडियो है, ये भी कुछ उसी उतना ही मिनट का वीडियो रहेगा, तो मतलब करीबन आपका 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग सही तरीके से इसको करके चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन आखिरकार क्या होता है? तो व्हाट डू मीन बाय द डिमांड फंक्शन, क्या आखिरकार डिमांड फंक्शन होता क्या? तो अ डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट। क्या बोलता है? शानदार तरीके से समझ कि देखो, हमने कि जो एक प्रोडक्ट का डिमांड होता है और उसके जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, उन दोनों बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से डिमांड फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड का जो होता है चेंज होता है प्राइस के हिसाब से। तो उनके जो बीच का रिलेशनशिप है, जो कि प्राइस की वजह से कितना डिमांड चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। अगर डिमांड फंक्शन को देखा जाए तो वो प्राइस से चेंज होता है उसके डिटर्मिनेंट्स। जैसे पी मतलब क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर देखा जाए वाई, वाई फॉर क्या होगा? वाई फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। टी मतलब क्या होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद क्या है? एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, तो ई से हो गया। एच से क्या हो गया? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का साइज चेंज होने की वजह से, मतलब मान लो कि पहले पॉपुलेशन 4 लोग एक कम्युनिटी में रह रहे थे, या फिर बोला जाए छोड़ो, यहाँ 4,000 लोग एक मोहल्ले में रह रहे थे, अब वो 5,000 हो गए। तो भाई 4,000 जो लोग डिमांड कर रहे थे वहां पर, उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा जब 5,000 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इफेक्ट हो रहा है। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाता है। वाई मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से, इनकम अगर पहले से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, मतलब पुअर्स में ज़्यादा इनकम बढ़ जाता है, तो अब उससे भी एक तरीके से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी से भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या थे? फंक्शंस हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं और जिसकी वजह से जो डिमांड हो रहा है प्रोडक्ट में, उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, उन दोनों के रिलेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या बोलता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, या फिर ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, किसके किसके बीच में, कि कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से? प्राइस के हिसाब से। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बोला गया है कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। क्या होता है? प्राइस जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। जैसे ये मेन जो डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर थिंग रिमेन्स इक्वल, और सारा कोई भी डिटर्मिनेंट्स रोल प्ले नहीं करेगा, सारा चीज इक्वल होगा, लेकिन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, जब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा प्राइस के फॉल होने पर, एंड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, और जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा कब? जब प्राइस राइज करने पर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड। तो ये दो चीज होता है, आप लोग शानदार तरीके से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एजम्पशंस क्या है भाई? कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चीज हमने देखा है कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रहा है तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर इनकम चेंज हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो वो सब में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब प्राइस चेंज हो रहा है क्वांटिटी के हिसाब से, या क्वांटिटी चेंज हो रहा है प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ बोला गया लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेन एजम्पशंस, कुछ एज्यूम किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे सिर्फ प्राइस को छोड़कर, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा चीज क्या होना चाहिए?
कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? रिलेटेड कमोडिटी जो भी है, मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो सब सारे रिमेन कांस्टेंट। द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी होना चाहिए। जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे अदर देन द प्राइस। क्लियर? तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड आई होप सो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलते हैं, किस चीज में चलेंगे? आगे देखते हैं डिमांड स्केड्यूल के बारे में। क्या आखिरकार डिमांड स्केड्यूल क्या है? देखो, दो तरीके का डिमांड होता है, एक डिमांड स्केड्यूल होता है, एक डिमांड कर्व होता है। डिमांड स्केड्यूल अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें हम लोग, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। क्या होता है? किसी भी डिमांड को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिमांड स्केड्यूल। दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि जितना भी डिमांड किया जा रहा है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड स्केड्यूल। जैसे डिमांड क्या है कि हमेशा इसको डिमांड स्केड्यूल को क्या टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। और जितना भी डिमांड हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा भी, दो तरीके का होता है डिमांड स्केड्यूल। एक होता है क्या? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करता है जो भी परचेज किया जाता है डिफरेंट प्राइस पर बाय एन इंडिविजुअल। कि जो भी एक इंडिविजुअल की तरह जो भी परचेज किया जा रहा है, अगर हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ थोड़ा सा, अगर हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात किया जाए तो डिमांड जो डिमांड स्केड्यूल होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। हमेशा हम लोग इसको किसके फॉर्म में डिनोट करते हैं? टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल देखते हैं। अगर मान लो एक पर्सन है, कौन है? राम है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि इधर लिख लेते हैं हम लोग प्राइस और इधर लिख लेते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे 5 रुपया प्राइस था तब ये 50 क्वांटिटी ला रहा था। कौन? सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि कितने पीरियड में, कौन से पीरियड में कितना, वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, क्या? एन इंडिविजुअल। इसको याद रखना है कि जो एन इंडिविजुअल जो जितना भी डिमांड कर रहा है, एन इंडिविजुअल कर रहा है। अब एन इंडिविजुअल कर रहा है, इसका मतलब 5 रुपये में 50 क्वांटिटी। अब 6 रुपये जैसे हुआ वो 40 करने लगा। 7 होगा, क्यों? कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगा, 30 होने लगा, ठीक है। 8 होगा, वैसे 20 करने लगा। तो डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी कमोडिटीज वो डिमांड करता है, हम लोग उसको, और हम लोग अगर उसको, उस चीज़ को हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट करें, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म हो जाता है कि नहीं? इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे टेबल बना के, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में आराम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा भाई? मार्केट डिमांड स्केड्यूल में बहुत सारे हो जाएंगे कस्टमर। अब राम जैसे बहुत सारे कस्टमर है भाई, तो अब यहाँ भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब मान लो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अब जितने भी क्वांटिटी, अब जैसे मान लो कि एक बंदे ने क्वांटिटी डिमांडेड बाय 1 पर्सन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सेकंड पर्सन, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के द्वारा डिमांड किया जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के द्वारा डिमांड किया जाएगा, तो हम लोग 2 ले लेते हैं। तो प्राइस तो सेम रहेगा, पहले 5 रुपया था, फिर 6 रुपया था, फिर 7 रुपया था, फिर 8 रुपया। मान लो ये क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 50 रुपया, अब ये कर रहा था क्वांटिटी 2 में ये 60 कर रहा था, तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। अब ये मान लो 50 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 30 हो गया। तो ये अलग अलग लोग हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 110। तो ये मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है, ये मार्केट डिमांड। फिर इन दोनों को करेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब क्या? 5 रुपया में टोटल डिमांड कितना किया जा रहा है? मार्केट डिमांड 110। 6 रुपये में किया जा रहा है 90, 7 रुपये में किया जा रहा है 70, और 8 रुपये में किया जा रहा है 50। तो हम लोग ये मार्केट डिमांड, तो ये लास्ट में क्या? मार्केट डिमांड को डिनोट करेंगे। तो दोनों को हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए ये स्केड्यूल कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया यहाँ पर डेफिनेशन में भी, आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब यहाँ मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोला गया। मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल विच शोज, वो शो क्या कर रहा है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स, कि जितने भी बायर्स या कंज्यूमर्स है वी विलिंग टू परचेस
एट ए डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि जितना भी ऑल बायर्स खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं उस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। तो आई होप सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ ये भी चीज़ समझ में आ गया, डेफिनेशन भी और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी। अब आते हैं डिमांड कर्व। अब जो डिमांड कर्व होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। अब कर्व जो होता है वो हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट किया जाता है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग डिमांड को ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड्स इज अ कर्व दैट शोज अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स which an individual consumer is willing to buy, क्या willing to buy, इंडिविजुअल कंज्यूमर willing to buy कर रहा है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सारा चीज वही है, बस यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज दैट कर्व विच शोज अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, और इसको शो करते हैं हमेशा ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। सेम उसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व है कि जितने ऑल द बायर्स, क्या होगा यहाँ पर कि ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट ए डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक है। इट इज अ कर्व, ये क्या होता है, कर्व होता है। वो क्या है, स्केड्यूल है, टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। अब इसको भी कैसे बनाते हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो अब आते हैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड जो होगा कर्व। अब जो मार्केट डिमांड कर्व होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा वो समझेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि कर्व का मतलब ये हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा क्वांटिटी। अब मान लो कि पहले प्राइस इतना था, मान लो प्राइस 5 रुपया था, तब वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा था। अब प्राइस 6 रुपया हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 8 क्वांटिटी हो गया। अब मान लो प्राइस कम भी हो गया तो ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, ये 12 हो गया। तो डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा ये क्या हो जा रहा है, ये डिमांड कर्व हो जा रहा है। ये क्या है, डिमांड कर्व। और ये हम किसका डिनोट कर रहे हैं, डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान जब प्राइस 5 हो रहा है, जब प्राइस या फिर 6 हो रहा है, 6 हो रहा है तो 8 क्वांटिटी खरीद रहा है, 5 हो रहा है तब 10 खरीद रहा है, और जब 4 हो रहा है तो 12 खरीद रहा है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में बात किए हैं। सेम उसी तरीके से जो मार्केट हो जाएगा वो अलग अलग दोनों का बन जाएगा। अब जैसे ये मान लो कि ये एक इंसान का था, अब दूसरे इंसान का बना लेते हैं। दूसरे इंसान का इसी तरीके से मान लो प्राइस सेम रहेगा। अब प्राइस 5 है तो वो 12 कर रहा था, प्राइस 5 है तब 12 कर रहा था। अब प्राइस 6 हो गया तो मान लो कि ये 10 कर रहा है। अब प्राइस 4 हो गया तो ये मान लो 15 कर रहा है। क्या, प्राइस 4 हो गया तब ये 15 कर रहा है। तो यहाँ पर भी डिमांड जो कर्व होगा वो हमारा ऐसे आ जाएगा, ऐसे पूरा आएगा, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व हो गया, तो ये दूसरे का हो गया। अब डिमांड कर्व अब बी हो गया, क्या, डिमांड कर्व, यहाँ भी डिमांड कर्व हो गया। अब मान लो कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व मतलब 5 रुपये में कितना हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर बात कि यहाँ पर 8 हो रहा था, मतलब 4 का, ऐसे जोड़ लेते हैं। 4 का क्या हो रहा था, 12, और यहाँ पर 4 का क्या हो रहा था, 15। तो 12 और 15 कितना हो गया, 27। मतलब 4 यूनिट पे कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। मतलब 4 रुपया पर 27 क्वांटिटी को मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड हो जाएगा। ये मार्केट डिमांड, क्योंकि सारे लोगों के द्वारा जितना किया जा रहा है, तो ये मार्केट डिमांड हो गया। अब 5 पर, तो 5 पर क्या किया जाता है, यहाँ पर 10 किया जाता है, यहाँ 12, तो कितना हो गया, 10 और 12 22। मतलब जब 5 रुपये हुआ तब कितना किया जा रहा है, 22 किया जा रहा है। तो यहाँ पर 22 कर लेते हैं क्वांटिटी इधर, ठीक है। इधर अगर मान लो कि 6 हो गया तो 6 होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, तो 18 हो गया। तो 6 होने पर कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इधर होता है y, इधर होता है x। तो ये हमारा कौन सा डिमांड हो गया, ये हमारा, ये एक तरीके से हमारा हो गया यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आया, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। तो अगर हम लोग डिमांड कर्व में दोनों को इकट्ठा करके बताते हैं, ठीक है, आई होप सो यहाँ चीज क्लियर होगा। अब आते हैं कि आखिरकार क्या रीजन होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व जो होता है हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। अब इधर क्वांटिटी होता है, इधर प्राइस होता है, ये एक्स है, इधर वाई है, तो हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। डिमांड जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वो क्यों भाई, क्योंकि प्राइस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी होता है। तो बोला जाए डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है।
द नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि जो जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। मतलब दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जैसा हरकत प्राइस कर रहा है वैसा हरकत क्वांटिटी नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसके रीजन क्या है, बोलेगा कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से रीजन से ये बताइए, तो पहला क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा क्या, इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट की वजह से भी कि अगर पर्टिकुलर चीजों का अगर इनकम घट बढ़ रहा है तो उसके वजह से भी डिमांड में कमी है, ज्यादा हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर की वजह से, और सेवरल यूजेज ऑफ कमोडिटी, और ये बहुत सारे कमोडिटी के यूज करने की वजह से। तो ये सब सारे क्या कि रीजंस हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है वो स्लोप डाउनवर्ड है। तो आई होप सो रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मींस द डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। फिर डिमांड कर्व हम लोग डाउनवर्ड स्लोप देखें, यहाँ पॉजिटिव मतलब क्या, ऊपर की ओर जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा अगर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्यों? एक्सेप्शन का मतलब में क्या हो जाता है भाई, कि जब प्राइस बढ़ता है तो कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गया। मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। कब? जब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। मतलब जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है तब एक्सेप्शन काम कर रहा है। तो बहुत बारी होता है। जैसे पहला जो बताया गया है गिफिन गुड्स के बारे में। अब गिफिन गुड्स के बारे में अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने ये गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल दिया था, ये इसको सबसे पहली बार बताया गया था। उन्होंने बोला था कि गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स on which a consumer spend a large part of income and the demand for which falls with the fall in price। कि मतलब क्या बोल रहा है कि गिफिन गुड्स का क्या होता है कि जो डिमांड होता है, क्या होता है गिफिन गुड्स का, जो गिफिन गुड्स का होता है वो डिमांड फॉल हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है जब प्राइस कम होता है। ठीक है, प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का इंफीरियर गुड्स है, एक सस्ता गुड है, और जब प्राइस अप हो जाता है तो इसका गिफिन गुड्स का कि जो डिमांड होगा वो अप हो जाएगा। तो इसका क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन काम कर रहा है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिफिन गुड्स है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा डिमांड काम कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई होप सो समझ में आया होगा गिफिन गुड्स। अब आते हैं आगे, क्या है भाई, अब बोला जाए आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील में भी होता है, मान लो बहुत सारे लोग होते हैं वो दिखावट की वजह से करते हैं काम, दिखावट की वजह से। जैसे कि एक तरीके से बोला जाए कि जो बड़े घराने के लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो जैसे ही मार्केट में डिमांड आता है, मतलब डिमांड या फिर डिमांड होता है डायमंड का, जैसे डिमांड मान लो कि नया कोई डायमंड आ गया, तो डायमंड का प्राइस चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो जाए, वो लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जितना ज़्यादा हाई है उतना ज़्यादा इसका क्वांटिटी जो वो बिकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि हमारी जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज इज्जत जो है वो बनी रहेगी अगर हम महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे जैसे मार्केट में आएगा। इसलिए देखना, जब कभी भी नया आईफोन वगैरह लॉन्च होता है तो बहुत दामों में, तो वो तुरंत एक्टर एक्ट्रेस होंगे वो ले लेते हैं ताकि उनकी जो एक तरीके से प्रेस्टीज है मार्केट में वो बनी रहे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयरफॉर अ हाई प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द डायमंड बाय द रिच कंज्यूमर में इंक्रीज। उससे क्या होता है कि जैसे कितना भी प्राइस हाई हो जाए उसके बाद भी उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो होता है और हाई भी होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ क्या फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। अगर मान लो कोई कंज्यूमर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स में भी, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, कि मान लो कि आने वाले समय में प्राइस जो बढ़ने वाला होगा, क्या कि भाई अभी ना 2-4 महीने के बाद कुछ चीज़ को प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी ही क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, ज़्यादा खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हो रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि आने वाले समय में आने वाले समय में जो प्राइस होगा वो कम होगा, मूल्य जो होगा कम होगा, हिंदी हो गया, लेकिन जो प्राइस होगा वो कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इमरजेंसी में, जैसे कोविड वाले सिचुएशन में, कोविड में क्या एक तरीके का इमरजेंसी हो गया था, तो उस वक्त भी लोगों ने क्या करा था, प्राइस जितना हाई जा रहा था कि भाई प्राइस और ज़्यादा ना बढ़ जाए और ना ज़्यादा बढ़ जाए, इसी वजह से क्वांटिटी अभी आप ज़्यादा खरीद के रख लो। तो वो चीज़ क्या हो जाता है, इमरजेंसी में जो होता है वहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम करने लगता है।
तो आई होप सो आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। हम लोगों ने डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करा है कि ना, डिमांड फंक्शन क्या होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड बात करा, हमने क्या लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करा, हमने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करा, ठीक है। और एक तरीके से हमने डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व दोनों पढ़ा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे, मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हम लोग पार्ट 3 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों का इसी तरीके से तैयारी चलता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।